गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे गलता लोहा। इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं देखिए। इनकी कहानी संग्रह पहले देखिए। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है। शब्द चित्र है इनका एक पेड़ की याद। इनकी और कहानियां हैं जो भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी है, यानी संपादित हो चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चाइल्ड फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। इनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। तो हमने लेखक के बारे में जान लिया। अब हम अपने पाठ पर आते हैं जो कि है गलता लोहा। उसका सारांश देख लेते हैं। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है, यानी ब्राह्मण होना उसके लिए अभिमान की बात नहीं रह जाता। सामाजिक विधि निषेधों की ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों यानी मेहनत करने वालों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। कहने का मतलब कि जो मोहन था वह अपने ब्राह्मणवाद को छोड़ करके किस तरह से उसकी जो सच्ची पहचान थी, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उस तरह से उसने एक नया स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत किया। आइए उसकी कहानी को सुनते हैं कि क्या है उस कहानी में। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था, यानी उसे नहीं आता था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हसुए की धार कुंद हो चुकी थी, यानी खराब हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी।
उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। ये जातिगत आधार का ये मतलब कि वह जो धनराम था वो लोहार जाति का था, मोहन जो है ब्राह्मण जाति का था। तो ये पहले से ही बता दिया गया था कि आपको उसका सम्मान करना है, तो वो जो है उसका सम्मान करता ही था। लेकिन इसका यहाँ पर दूसरा कारण भी था, क्योंकि वह मोहन का मित्र था, इसलिए भी वह जो है उसका सम्मान करता था, जातिगत के आधार पर नहीं। लेकिन चूंकि पहले से समझाया गया था, इसलिए वह पहले से भी करता आ रहा था। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा भी कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटा तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ, यानी घास ले जाने वालों के साथ, नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और उन्होंने फिर मोहन को कभी स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से आया हुआ था। उसने वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। देखिए एक मेधावी छात्र का क्या हाल हो रहा था। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कारों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था पढ़ाने के लिए। बेरोजगारी का तर्क देकर उसने तकनीक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को भी अपने बड़े बेटे के अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़ी बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हसुए के फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए भी कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में डाल गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फैल नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अबाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यानी कि कोई भी गलती उसे नहीं मिली। तो इस तरह से आपने देखा कि मोहन किस तरह से अपने जातिवाद के जो बंधन थे उन्हें तोड़ते हुए दूसरी जाति के व्यवसाय में भी अपनी रुचि दिखाता है और वहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। तो इस तरह से शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आशा करती हूँ आप इसे घर पर दोहराएंगे और फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।